नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग नर्मदा रिवर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। नर्मदा रिवर सिस्टम अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये आप लोगों को पॉइंट में दिख रहा होगा, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अरब सागर से तात्पर्य ये है कि ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, ऐसी नदियों को हम लोग विशेषतया देखते हैं। चूँकि कुछ ऐसी प्रमुख रिवरें हैं या प्रमुख रिवर हैं जो कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। इनका शॉर्ट ट्रिक हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग आज नर्मदा रिवर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बस आज इतना जानिए कि नर्मदा रिवर सिस्टम या नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली या अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात करते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी है? नर्मदा रिवर। अब बात कर लेते हैं तो 4 और कौन सी रिवर हैं जो कि नर्मदा से बड़ी हैं भारत की। तो गंगा रिवर जो है, कौन सी रिवर? गंगा। आपके सामने लिखा है गंगा रिवर 2525 किलोमीटर अर्थात 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। तीसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा है जो कि 1400 किलोमीटर। और यमुना इसके बाद चौथे नंबर पे आती है 1376 किलोमीटर। और 5th नंबर पे कौन सी नदी है? नर्मदा, जिसका आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नर्मदा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की। तो अरब सागर में ये भ्रंश घाटी का तात्पर्य क्या है? भ्रंश घाटी से तात्पर्य है, भ्रंश घाटी उसे कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच का स्थान होता है। और दो पहाड़ वो कौन कौन से हैं? विंध्याचल की श्रेणियाँ और सतपुड़ा की श्रेणियाँ, जिनके बीच में नर्मदा प्रवाहित होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भ्रंश घाटी में बहने वाली, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आपका उत्तर होगा नर्मदा। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी, तो उत्तर होगा आपका नर्मदा। पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर या पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आपका उत्तर होगा नर्मदा। अब आप आइए इस चीज़ को मैप में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपकी है विंध्याचल की श्रेणियाँ, ये विंध्याचल की श्रेणियाँ हैं और ये है सतपुड़ा की श्रेणियाँ। बीच में आपकी नर्मदा प्रवाहित हो रही है। और इसी चीज़ को, जब दो पहाड़ों के बीच अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। और यही नर्मदा प्रवाहित हो रही है। नर्मदा अमरकंटक के पास से निकल रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र को। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा रिवर सिस्टम जो है, इसकी टोटल जो प्रवाह क्षेत्र है वो 98,795 किलोमीटर इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र है। ये एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में 87%। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 87% से तात्पर्य है कितना किलोमीटर? टोटल इसका कितना किलोमीटर था? 13, देखिए 87% हम लोग निकाल लेते हैं, 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और एमपी में ये अकेले प्रवाह कितनी करती है? 10077 किलोमीटर। अर्थात 1312 में 1077 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और इसी की वजह से इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है नर्मदा नदी।
बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में इसका परसेंट है, इसका प्रवाह क्षेत्र है 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5%। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं हम लोग नर्मदा के प्रवाह क्षेत्र के बारे में अध्ययन के लिए। शुरू करते हैं नर्मदा के स्टार्टिंग पॉइंट से। तो नर्मदा अमरकंटक जो कि महाराष्ट्र में ही है, मध्य प्रदेश में ही है, कहाँ है, एमपी में, जहाँ से सोन नदी इसी के पास से निकलती है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। कहाँ मिलती है, पटना के पास। पटना कहाँ है, बिहार में, बिहार की राजधानी ही पटना है। ठीक, तो ये इधर से सोन नदी निकलती है, यहीं से ही कौन सी नदी निकलती है, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा निकलती है, जो कि मैकाल श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी के पास में है। यहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो अब देखिए रिवर का डायरेक्शन इस समय पूर्व से पश्चिम की तरफ है, तो हमारा लेफ्ट क्या होगा, ये होगा हमारा लेफ्ट। आपको हमने बहुत बेहतरीन तरीका बताया है लेफ्ट और राइट डिसाइड करने का, इसमें बिल्कुल भी कभी भी मत कंफ्यूज होइएगा। जिधर रिवर का फ्लो होगा उस तरफ जब भी आपका फेस होगा, तो जिधर आपका राइट हैंड होगा वो राइट साइड होगा और जिधर लेफ्ट होगा उधर लेफ्ट साइड होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस समय ये रिवर से पश्चिम की तरफ नर्मदा प्रवाहित हो रही है, तो इसका लेफ्ट साइड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर आती है और उस रिवर का नाम क्या है, वर्नेर रिवर। क्या नाम है, वर्नेर रिवर। लेफ्ट से आकर मिलती है और लेफ्ट से दूसरी रिवर आकर मिलती है वंजर, तीसरी रिवर आकर मिलती है सेर। इसके बाद राइट से आकर रिवर मिलती है ओरसीन। इसके बाद बात करें लेफ्ट से फिर एक ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है सक्कर और फिर राइट से वरना रिवर आकर मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि वरना किसकी सहायक नदी है, तो वरना नर्मदा की सहायक नदी है। इस पॉइंट को आप लोग इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बाकी बात करें कोलार की, तो कोलार रिवर नर्मदा की ही सहायक नदी है और ये राइट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, नर्मदा की। दूधी रिवर भी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने किसका है, नर्मदा रिवर सिस्टम का। इसको आप लोग भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अभी अभी कर रहे हैं। तो ये राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट ट्रिब्यूटरीज में कोलार के बाद दूधी आकर मिलती है, उसके बाद तवा रिवर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में कि तवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा नर्मदा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके बाद चंद्रकेसर रिवर एमपी में ही आकर मिलती है। इसके बाद छोटी तवा आकर मिलती है नर्मदा से और उसके बाद हथनी आकर मिलती है। और बात करें अगर नर्मदा के मुहाने की, तो नर्मदा का मुहाना अरब सागर में हो जाता है। चूंकि पूर्व से पश्चिम इसकी प्रवाह है, तो पश्चिम की तरफ हमारा अरब सागर है, तो पश्चिम में अरब सागर में जाकर नर्मदा मिल जाती है। कहाँ पर, भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में नर्मदा जाकर किससे मिल जाती है, अरब सागर से मिल जाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने इसका डिस्क्रिप्शन देखा बहुत ही शार्ट तरीके से, अभी हम इसका रिवाइज भी करेंगे। आगे चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्टों की तरफ। अब देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे इसके अन्य नामों की। बात करें अगर अन्य नाम की, तो नर्मदा को अन्य किस नाम से जानते हैं, रेवा नाम से जानते हैं। देखिए ये आप लोग रेखा मत पढ़िएगा, ये अलग अलग है। रेवा, रेवा नाम से हम लोग नर्मदा नदी को भी जानते हैं। मेकल सुता नाम से भी जानते हैं, आपके सामने लिखा गया है। मेकल सुता नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। शोमो नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। ये नाम ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपके सामने दिख रहा है नामदोस। नामदोस जो रिवर है, या नामदोस रिवर नर्मदा नदी का ही नाम है और ये नाम दिया गया है किसके द्वारा, टालमी के द्वारा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टालमी के द्वारा, या टालमी ने नर्मदा को क्या नाम दिया है, ये क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन रिपीटेड भी है कि नर्मदा रिवर को टालमी ने क्या नाम दिया है। तो टालमी ने नर्मदा रिवर को नामदोस रिवर कहा है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका अगला नाम है नर्मदा रिवर। अगर बात करें इसके कुछ जलप्रपातों की, तो कपिल धारा, या कपिल धारा, पॉइंट ध्यान रखिएगा, कपिल धारा, कपिल धारा के पास, कपिल धारा या
इसी को क्या कहा जाता है? धुआंधार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप कंपटीशन लगातार दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन से आप परिचित होंगे कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर एमपी। कहाँ पे? जबलपुर एमपी। जबलपुर एमपी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। तो ये एमपी में है, जबलपुर के पास। कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी ऊंचाई है 13 मीटर। 13 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इससे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये भेड़ाघाट के संगमरमर चट्टानों में है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। धुआंधार जलप्रपात, देखिए ये डीप क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल पेपरों का लेवल कुछ समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो भेड़ाघाट की संगमरमर चट्टानों में, किस चट्टानों में? संगमरमर। अब देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जा सकते हैं। संगमरमर चट्टानों में इस जलप्रपात का निर्माण किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हम आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस पॉइंट को अगर आप नोट डाउन करके और रिवाइज करके रखते हैं तो इंडियन रिवर सिस्टम के नर्मदा से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, या भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है जिसकी आपको जानकारी ना हो। तो बात करें, अगर अब फिर से रिवाइज करते हैं, धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस रिवर पे है? नर्मदा रिवर सिस्टम में है। ये जबलपुर एमपी में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 13 मीटर है। और ये किस चट्टानों के बीच में है, या किस चट्टानों पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण हुआ है? तो वो चट्टानें हैं भेड़ाघाट की संगमरमर चट्टानें। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए चूंकि नर्मदा जा रही है, जबलपुर में है, तो जबलपुर, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? उस नदी का नाम है, क्या नाम है आप लोग बताइए? नर्मदा। इट्स सो सिंपल। अब बात करें परियोजनाओं की, तो परियोजनाओं में रानी अवंतीबाई सागर, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, अवंतीबाई सागर परियोजना, ये एक परियोजना हो गई जो कि नर्मदा रिवर सिस्टम पे है। बरजी बिजोरा, एक एक नाम आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बरजी बिजोरा आपसे सीधे पूछा जा सकता है, बरजी बिजोरा परियोजना किस रिवर पे है? तो ये नर्मदा पे है। और किस जगह पे है? तो जबलपुर, जबलपुर एमपी। और ये सब नर्मदा की परियोजनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी सागर किस रिवर पे है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को जरूर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। इंदिरा गांधी सागर परियोजना, सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन करिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये जल ग्रहण क्षमता में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जल ग्रहण क्षमता में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस पॉइंट को आप लोग, या ऊंचा का मतलब सबसे बड़ा बांध है, जल ग्रहण जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। जल ग्रहण क्षमता मैक्सिमम किसकी है भारत में? तो वो इंदिरा गांधी सागर बांध है। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा बांध है जिसकी जल ग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो उसका ऑप्शन आपका सही होगा इंदिरा गांधी सागर बांध। ठीक है, बात करते हैं इससे जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टों की या इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट परियोजनाओं की। तो एक महत्वपूर्ण परियोजना गुजरात में बनाई गई है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। इस पॉइंट को आप लोग अभी नोट डाउन करिए, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में है? तो गुजरात के केवड़िया जिले में है। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। गुजरात के केवड़िया जिले में कौन सा है? सरदार सरोवर
परियोजना। इस पॉइंट को आप लोग नोट रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के केवड़िया जिले में है। अब बात करते हैं सरदार सरोवर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टों की। सरदार सरोवर परियोजना से कितने राज्यों को लाभ के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है? तो वो राज्य हैं एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, एमएच अर्थात महाराष्ट्र, जीजे अर्थात गुजरात, आरजे अर्थात राजस्थान। ये 4 राज्य आपके सामने हैं जिससे सरदार सरोवर परियोजना से जल पहुंचाने का कार्य संचालित किया जाएगा। और ये कहाँ है? गुजरात के केवड़िया में। और इसी पर एक विवाद हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है, आप सभी लोगों को इसको जानना चाहिए। सरदार सरोवर परियोजना को लेके ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद हुआ था जिसका नाम क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन। और आपकी ज्योग्राफी का ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो इसमें 2 प्रमुख नाम आते हैं, आप सभी लोग इसको पढ़ चुके होंगे और इस नाम को भी जानते होंगे। नाम है मेधा पाटकर। क्या नाम है? मेधा पाटकर। और दूसरा नाम क्या है? दूसरे नाम को भी आप सभी लोग जान लीजिए, दूसरा नाम है बाबा आमटे। ये 2 नाम नर्मदा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबा आमटे और मेधा पाटकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। और ये क्यों विवाद हुआ था? क्योंकि ये सरदार सरोवर जो परियोजना बन रही थी इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और इसके विस्थापन को लेके भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, अर्थात जो कि ये गुजरात में केवड़िया पे बनाया जा रहा था, इसको लेके मेधा पाटकर व बाबा आमटे ने नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। बात करें इससे इम्पोर्टेंट और कुछ फैक्टों की, तो इसके अलावा भी नर्मदा नदी पर 29 बड़ी, कितनी? 29 लॉन्ग या बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम परियोजनाएं, कितनी? 135 मीडियम और 3000 स्मॉल परियोजनाएं चल रही हैं। ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए इस पे एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो चुका है जिसके लिए मेधा पाटकर व बाबा आमटे हमारे क्वेश्चन पेपरों तक में आने लगे हैं, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सरदार सरोवर बांध पे है। नर्मदा नदी पर भारत में सबसे ज़्यादा परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि 29 बड़ी परियोजनाएं हैं, 135 मध्यम परियोजनाएं और 3000 छोटी परियोजनाएं हैं। और नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कौन कौन सी चीज़ें चलाई जा रही हैं? तो इस समय 2 चीज़ें चल रही हैं, नर्मदा सेवा यात्रा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो नर्मदा सेवा यात्रा और दूसरा पॉइंट है नमामि देवी नर्मदे। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, नमामि देवी नर्मदे। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि नर्मदा के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हैं। इस पॉइंट को आप सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखिएगा। नमामि सेवा यात्रा और नमामि देवी नर्मदे संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हैं। किसके संरक्षण के लिए? नर्मदा के। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए वर्तमान में 2 चीज़ें चलाई जा रही हैं, नर्मदा सेवा यात्रा और नमामि देवी नर्मदे। आप सभी लोगों ने नर्मदा नदी का विस्तृत अध्ययन किया। अगर आप लोग चाहें तो एक बार हम लोग इसका रिवीजन करते हैं, बहुत ही फास्ट में इसका रिवीजन एक बार स्टार्ट करते हैं। तो ये अमरकंटक के पास से मैकाल या सतपुड़ा श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है से निकलते हुए आगे बढ़ती है और वर्नेर रिवर इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, वर्नेर आकर मिलती है, इसके बाद बंजर आकर मिलती है, फिर शेर रिवर आकर मिलती है, फिर ओरसीन रिवर आकर मिलती है और इसके बाद शक्कर रिवर आकर मिलती है, फिर वरना रिवर आकर मिलती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है और ऑप्शन में आपको वरना ही दिखेगा। इसके बाद दूधिन रिवर आकर मिलती है, फिर तवा आकर मिलती है और इधर से कोलार आकर मिलती है, इधर से छोटी तवा आकर मिलती है, चंद्रकेशर रिवर नर्मदा की सहायक नदी है आकर मिलती है। इसके बाद
हथनी रिवर आकर मिलती है और यहाँ बीच में छोटी तवा रिवर आकर मिलती है। इसके बाद ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी के पास, जो कि भड़ौज के निकट है, भड़ौद गुजरात में है, और यहाँ पर ये अरब सागर में मिल जाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो उसका ऑप्शन सही क्या होगा? नर्मदा। इन सारे पॉइंटों को आप सभी लोगों ने देखा। हमें लगता है कि इसके बाद आपको नर्मदा रिवर में कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो नर्मदा रिवर सिस्टम आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, अगर कुछ और पॉइंटों पर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव ज़रूर दें। हम आपके सुझाव को ज़रूर देखेंगे। पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कल फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।